भारत माता की जय। भारत माता की जय। देखिए, आप लोगों को अगर वॉशरूम जाना हो, एक बार हो आइए। और आप लोग ये भी बता दो मुझे कितनी देर सुनना चाहते हो। 1 घंटे सुन सकते हो आप? क्योंकि 1 घंटे मिनिमम है हमारा। डिमांड पे हम 1.5 घंटे बोलते हैं, नहीं तो 2 घंटे भी कर देते हैं, लेकिन मिनिमम 1 घंटे है। तो 1 घंटे तक अगर वॉशरूम जाना है तो हो आइए, मोबाइल को साइलेंट कर लीजिए। और मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने इंटेलेक्चुअल सेल के हमारे यहाँ संयोजक अक्षय जी को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मुझे आप लोगों से संवाद करने का मौका दिया है। मैं भाषण देता नहीं, मैं संवाद करता हूँ। तो बीच बीच में कुछ पूछूंगा, तो जब पूछूंगा आपको जो ठीक लगे उसका उत्तर दीजिएगा। केवल चुप नहीं रहना, एक तरफा ये नहीं है। संवाद का मतलब दोनों तरफ से। इसमें से मैं अपनी बात शुरू करूं उसके पहले थोड़ी सी, कितने लोग फेसबुक पे हैं? हाथ उठा लें। अरे वाह, बहुत लोग हैं, बहुत लोग। अच्छा, सुनते भी हैं। मैं मंच, सम्मानित मंच, हमारे बहुत परम मित्र धर्मवीर जी, हम लोग पिछली पार्टी में एक ही साथ में हुआ करते थे। इंटेलेक्चुअल सेल के हमारे अध्यक्ष अक्षय कपूर जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी रोहतास जी, हमारी बहन अनुजा जी सुप्रीम कोर्ट में मिलती रहती हैं कभी कभी, और सम्मानित सारे साथी, बहन हमारी मुखर्जी जी, और आप सबको मैं अपना स्नेह भेंट करता हूँ। बड़ों को प्रणाम करता हूँ, छोटों को आशीर्वाद देता हूँ। पिता तुल्य जो लोग बैठे हैं उनका चरण छू के आशीर्वाद प्रणाम करता हूँ। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी की आज जयंती है। उस पर जिलाध्यक्ष जी ने बहुत अच्छी चर्चा किया, उसको रिपीट नहीं करूँगा, टाइम बहुत कम है। उसके बाद जो कुछ मैं और बोलने वाला था वो अनुजा जी ने कह दिया। तो अब मेरे पास डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी के बारे में बोलने के लिए बहुत कुछ है। उनके ऊपर 3-4 घंटे बोला जा सकता है, लेकिन इस समय मेरे पास ज़्यादा नहीं बचा हुआ है उनके ऊपर बोलने के लिए। तो इसलिए मैं कुछ और बात करता हूँ। मैं बात करता हूँ जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी उस समय सोचा करते थे और जिन खतरों की चर्चा वो कर रहे थे, क्या वो खतरे खत्म हो गए या वो खतरे अभी बने हुए हैं, उतने ही हैं, या वो खतरे बढ़ रहे हैं? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एजुकेशनिस्ट के अलावा बहुत बड़े वकील थे, बहुत बड़े बैरिस्टर थे। एक्चुअली उस समय जो लॉ की डिग्री, उस समय बैरिस्टर की डिग्री होती थी, वो बैरिस्टर भी थे। तो वो कल्चरल राष्ट्रवाद की बात करते थे, कल्चरल नेशनलिज्म की बात करते थे। और उस ज़माने में जो खतरे हमें आज दिख रहे हैं, बहुत सारे लोगों को तो आज भी नहीं दिख रहे हैं, ये खतरे उस समय उनको दिखाई पड़ रहे थे। 1947 मतलब उनकी दृष्टि कितनी दूरदृष्टि थी कि 75 साल पहले उन्होंने उन खतरों को भांप लिया था जिन खतरों को हम आज देख पा रहे हैं, और उसमें भी 10% देख पा रहे हैं, 90% देख ही नहीं पा रहे। एक बात, मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात है, और हमारी जो पीछे बैठी बहन ये भी मुखर्जी हैं। एक टाइटल होती है उपाध्याय, एक्चुअल में जाति नहीं होती है, ये टाइटल होती है। जैसे जैन में भी उपाध्याय होते हैं, आप उपाध्याय गूगल करेंगे सब में मिलेंगे। तो राजा स्कंदगुप्त थे, उन्होंने कौशल नरेश यानी अयोध्या नरेश से बोला हमको 10,000 उपाध्याय चाहिए। उपाध्याय का मतलब जो अस्त्र की शिक्षा दे और शस्त्र की भी शिक्षा दे। जो केवल शास्त्र की शिक्षा दे उसको आचार्य कहते थे उस जमाने में, लेकिन जो शास्त्र के साथ शस्त्र की भी शिक्षा दे उसको उपाध्याय कहते थे। तो उन्होंने उपाध्याय दिया 10,000, उसके बदले में उनको गाय दिया 10,000। तो राजा स्कंदगुप्त ने कौशल नरेश यानी अयोध्या नरेश को 10,000 गाय दिया, बोले हम उपाध्याय फ्री में नहीं ले रहे, आप मुझे उपाध्याय दे रहे हैं, उसके बदले में आपको गाय दे रहे हैं। ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता था। उन्होंने कुछ उपाध्याय बंदगांव में बसाए, जो झारखंड में एक स्थान है बंदगांव, जो वहां बसाए गए उनको कहते हैं बंदोपाध्याय। कुछ उपाध्याय उन्होंने गंगा सागर में बसाए, उनको कहते हैं गंगोपाध्याय। कुछ उपाध्याय उन्होंने चटगांव में बसाए, जो बांग्लादेश में है, उनको कहते हैं चट्टोपाध्याय।
और कुछ उपाध्याय अपने स्थान पे मुख्य स्थान पे रखा, उसको कहते हैं मुखोपाध्याय। बाद में अंग्रेज़ों के टाइम में अंग्रेज़ बहुत लंबे को छोटे में बोलते थे, तो चट्टोपाध्याय जी को उन्होंने चटर्जी कर दिया, बंदोपाध्याय जी को बनर्जी कर दिया, मुखोपाध्याय जी को मुखर्जी कर दिया। तो बनर्जी, चटर्जी, मुखर्जी ये बाद में इस तरीके से, थोड़ा सा मैंने कहा यूथ बैठे हैं तो इनको थोड़ी बैकग्राउंड भी पता होनी चाहिए, हमारे देश में कैसे टाइटल बढ़ते 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 छोटे होते चली गई। एक जो श्यामा प्रसाद जी बात करते थे खतरे की, राजा भरत का ननिहाल था कैकेयी, राम के भाई भरत उनका ननिहाल था कैकेयी, और माता का नाम था कैकेयी। हमारे देश में जरा सोचिए, जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वेलिटी का एग्जाम्पल सुनिए। उस जमाने में राजकुमार का नाम राज्य पे नहीं होता था, राजकुमार का नाम राज्य पे नहीं होता था, राजकुमारी का नाम राज्य पे होता था। जैसे कौशल देश की राजकुमारी कौशल्या, सौमित्र देश की राजकुमारी सुमित्रा, कुंतल देश की राजकुमारी कुंती, गंधार देश की राजकुमारी गंधारी, वैसे कैकेयी देश की राजकुमारी कैकेयी। और वो कैकेयी, जहां राजा कैकेयी ने अपनी बिटिया राजकुमारी कैकेयी के लिए विश्व का सबसे बड़ा भगवान विष्णु का मंदिर बनाया था, क्योंकि रानी कैकेयी भगवान विष्णु की पूजा करती थी, वो कैकेयी देखते देखते पाकिस्तान बन गया। उसको पेशावर कहते हैं, एग्जैक्टली वो जो प्लेस है उसको पेशावर कहते हैं। और उस पेशावर में हिंदू तो छोड़िए, उस विष्णु मंदिर का एक ईंट भी नहीं बचा हुआ है। गंधार नरेश ने अपनी बेटी गांधारी के लिए एक बहुत भव्य शिव मंदिर बनाया था। जब वो कंधार बन गया, यानी अफगानिस्तान बना, तो उस कंधार में उस भव्य शिव मंदिर की एक ईंट भी नहीं बची, शिवलिंग छोड़िए उस ईंट भी नहीं बची। देखते देखते चाणक्य तक्षशिला रावलपिंडी हो गया, कुंभा काबुल हो गया, कैकेयी पेशावर हो गया, पर्शिया ईरान हो गया, खत्म होते चले गए, खत्म होते चले गए। और बाकी तो छोड़िए, एक मेरी PIL चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, अगर आप लोगों ने फेसबुक या ट्विटर पे देखा होगा, भारत के 9 राज्यों में भी हिंदू खत्म हो गए। आप लोगों को कुछ आइडिया होगा, अगर आप लोग देख रहे होंगे, अखबारों में पढ़ रहे होंगे, तो मैंने PIL फाइल किया है कि भारत के 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। और कैसे, कितने बचे हैं उसको देखिए। लद्दाख में 1%, लक्षद्वीप में 2%, मिजोरम में 2%, नागालैंड में 8%, मेघालय में 11%, ऐसे 9 राज्यों में भी हिंदू खत्म हो गए। बाद में मैंने थोड़ा इसको और स्टडी किया तो पता चला 9 राज्यों में खत्म हुए थे, लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज इसको कैलकुलेट करें तो 200 जिलों में खत्म हो चुके हैं। भारत में टोटल 750 जिले हैं। 750 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो गए। हिंदू खत्म होने का मतलब होली दिवाली बंद हो गई, खत्म होने का मतलब कि या तो पलायन कर गए या कन्वर्ट हो गए। भाई पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान में जो टोटल गैर मुस्लिम थे वो 25% थे। अगर आप जैन, बौद्ध, हिंदू, सिख सबको मिलाइए तो 25% के आसपास थे। अब वहाँ कितने बचे हुए हैं? 1%। अफगानिस्तान में 1805 में जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे उनका नाम था पंडित नंदराम टिक्कू। अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री का क्या नाम था? जोर से बोलिए जरा, ये बच्चों को जरूर बोलना चाहिए। 1805 में अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम था पंडित नंदराम टिक्कू, जो एक कश्मीरी ब्राह्मण थे। और अभी आपने सुना होगा कि अफगानिस्तान से अंतिम सिखों का जत्था आया है, सुना होगा आपने, आया है। तो वहाँ भी खत्म हो गए। भारत के 9 राज्यों में खत्म हो गए, भारत के 200 जिलों में खत्म हो गए। तो अगर 9 राज्य निकाल दीजिए तो 22 राज्य बचे, 200 जिले निकाल दीजिए तो 500 जिले बचे। 750 जिलों में से 200 जिले निकालिए, 500 जिले बचे। और ये जो संघर्ष है, इसको अगर आप थोड़ा ज़्यादा लिबरल है तो इसको ऐसे समझिए,
ये संघर्ष दो सोच का है। एक सोच है सर्वधर्म संभाव, वसुधैव कुटुंबकम, नारी तू नारायणी, सबका साथ सबका विकास। दूसरी सोच है एको अहम द्वितीयो नास्ति, जो मैं हूं वही ठीक है, मेरे मार्ग पे चलो, मेरे मार्ग पे नहीं चलोगे हम तुम्हें मारेंगे, तुम्हारा गला काटेंगे, तुम्हें पीटेंगे, तुम्हें सब कुछ करेंगे। ये दूसरी सोच है। ये दो सोच का टकराव चल रहा है, और ये टकराव आज से नहीं चल रहा है, बहुत पहले से चल रहा है। अभी उसको हम धर्म के हिसाब से देखते हैं, नहीं पहले भी टकराव था। अगर विष्णु पुराण आप पढ़ें तो ये लड़ाई दो सोच में पहले से रही है। पहले राम रावण की थी, कौरव पांडव की थी, कृष्ण की और कंस की थी, ऐसे थी। अब उसको आते आते उसको मजहब के आधार पे हो चुकी है, और ये बहुत खतरनाक लड़ाई हो चुकी है। ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, और सबसे ज्यादा इस लड़ाई में जो पिसने वाली है वो पुरुष नहीं है, महिलाएं हैं। जिस गंधार में कभी स्वयंवर होता था, गंधार में कहूं तो आप उसको अफगानिस्तान समझिए, जिस गंधार में स्वयंवर होता था उस गंधार में लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जिस गंधार में लड़कियां पढ़ती थी, 25 साल में उनका विवाह होता था और वो खुद तय करती थी उससे विवाह करेंगी, वहां पे बहन बेटियां बुर्के में कैद है और स्कूल भी जा नहीं सकती। जिस कैकेयी में सेनापति का काम रानी कैकेयी ने निभाया था, शास्त्रों में प्रमाण है, वाल्मीकि रामायण उठा के पढ़िए। जब रावण का और राजा कैकेयी का युद्ध हुआ और राजा कैकेयी का सेनापति मार दिया गया, तो 2-3 दिन तक सेनापति का काम कैकेयी ने उठाया था। तो कैकेयी ने सेनापति का काम किया, इसका मतलब उनको शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा मिली थी। किसी अनाड़ी को तो आप सीधे सेनापति नहीं बना दोगे ना भाई। जिसने सीखा होगा तलवार चलाना, गदा चलाना, धनुष चलाना, बाण चलाना, उसी को तो आप बनाओगे सेनापति। तो ये हमारी परंपरा थी, ये हमारा कभी कल्चर होता था। लेकिन हुआ क्या, बाद में बाल विवाह आ गया, रात्रि विवाह आ गया, घूंघट प्रथा आ गई, और कितनी सारी कुप्रथा, सती प्रथा आ गई, जौहर प्रथा आ गई। कैसे आई? और आज की डेट में हम लोग संस्कृति के हिसाब से नॉर्थ बनाम साउथ हो गए। कैसे हो गए? जबकि हमारी संस्कृति तो एक थी। इस देश में बाल विवाह आया मुगलों के कारण। इस देश में बाल विवाह नहीं, स्वयंवर होता था, 4 वर्ण थे और शादियां 25 साल पे होती थी। बाल विवाह आया मुगलों के कारण, क्योंकि वो बड़ी बच्चियों को उठा लेते थे। उनसे बचने के लिए बचपन में शादियां शुरू की गई। हमारे शास्त्रों में सूर्यास्त के बाद कोई भी शुभ कार्य अशुभ माना जाता है। कोई भी, इवन सूर्यास्त के बाद तो अंतिम संस्कार भी नहीं किया जाता। लेकिन आज की डेट में विवाह रात्रि में हो रहा है। सबसे शुभ कार्य जो विवाह है वो रात में होता है। आपने सोचा कभी कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है ये रात्रि विवाह शुरू हुआ। मुगलों से अपनी बेटियों को बचाने के लिए चुपचाप रात में शादियां शुरू किया। हमारे यहाँ कोई भी विवाह घर में नहीं होता था। हमारे यहाँ विवाह केवल मंदिर में होता था। लेकिन मंदिर चूंकि पब्लिक प्लेस था, मंदिर सार्वजनिक स्थान था, मंदिर से लड़कियों को उठा लिया जाता था। तो फिर नई प्रथा आ गई, घर के अंदर विवाह करना है, और वो भी आंगन में करना है। दरवाजे के, घर के बाहर भी नहीं करना, आंगन में करना। और इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको बताता हूं। जहां जहां मुगलों का राज नहीं था वहां बाल विवाह नहीं है, रात्रि विवाह नहीं है, घूंघट प्रथा नहीं है, और घर में विवाह नहीं होता। केरल में, तमिलनाडु में, यहां अगर कोई साउथ का बैठा होगा उसको पता है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक का एक बहुत बड़ा हिस्सा, आंध्रा, तेलंगाना में दिन में विवाह होता है, रात में विवाह नहीं होता, और विवाह मंदिर में होता है। तो चूंकि हमारे जब कल्चर चेंज हो गए तो धीरे धीरे ये लगा कि नॉर्थ अलग कल्चर है, साउथ अलग कल्चर नहीं, हमारा एक ही कल्चर है। ये तो मुगलों के कारण कुरीतियां आई। जहां जहां मुगलों का कब्जा था, बाल विवाह, रात्रि विवाह, घूंघट प्रथा, सब ये शुरू हो गया। उनके कल्चर अलग हो गए। साउथ वाले चूंकि मुगलों के गुलाम नहीं हुए तो वहां आज भी मंदिर में आप चले जाइए,
मदुरई जाइए मीनाक्षी टेम्पल, आपको पर डे 15-20 जोड़े आपको मंदिर में नजर आएंगे। 11 बजे आते हैं, अपना लिखवाते हैं, 1-2 बजे तक वहीं शादी होती है, वहीं मदुरई मीनाक्षी टेम्पल के बगल में वो खाने के लिए भोजनालय बने हुए, लोग वहाँ जाके करते हैं। तो चूंकि हमें इतिहास का बोध कम है, और इतिहास का बोध कम इसलिए कि हमें इतिहास पढ़ाया नहीं गया। हमें बाबर, हुमायूं, अकबर, तुगलक, लोधी, पता नहीं क्या क्या बता दिया गया। दशरथ के पहले नहीं बताया, लव कुश के बाद नहीं बताया। अरे क्या लव कुश के बच्चे हुए नहीं थे क्या? लव कुश की पीढ़ियां चली ना आगे, और दशरथ क्या एकाएक आए थे? दशरथ के पहले भी पीढ़ियां थी। तो हमें न वो बताया कि हरिश्चंद्र से लेकर दशरथ तक कैसे आए, न हमें ये बताया कि लव कुश के बाद क्या हुआ। दूसरा, हमें जातियों में बांटने का काम कैसे किया। हमारे देश में जातियां तो थी नहीं, हमारे देश में तो वर्ण थे। जो जो कार्य करता था वो वही कहलाता था। असंख्य एग्जाम्पल है इसके। जिसने जो कार्य किया उसको वही मान लिया गया। वाल्मीकि जी किस परिवार से थे, लेकिन बाद में उनको ब्राह्मण, उनको अपना भगवान मान लिया। विश्वामित्र जी और दशरथ एक परिवार के हैं, तो कायदे से दोनों क्षत्रिय परिवार के हुए, लेकिन दशरथ जी क्षत्रिय कहलाए, विश्वामित्र जी ब्राह्मण कहलाए। वेद व्यास जी भीष्म पितामह एक परिवार के, भीष्म पितामह क्षत्रिय कहलाए और वेद व्यास जी ब्राह्मण कहलाए। तो हमारे यहाँ तो काम का बंटवारा केवल कर्म के आधार पे था, जो जो करता था वो करता था। कुछ लोग कहते नहीं पहले तो जाति बड़ी क्यों थी। अरे जाति बहुत अच्छी थी तो कर्ण राजा कैसे बन गया? कर्ण की पहचान तो सूत पुत्र की थी, तो सूत पुत्र 50 देशों का, अंग देश के अलावा 50 देशों का राजा कैसे बन गया कर्ण? अगर उस जमाने में ये व्यवस्था थी कि क्षत्रिय राजा बनेगा तो कर्ण राजा कैसे बन गया? हमें बहुत गलत चीज़ें पढ़ाई गई और गलत चीज़ें सिखाई गई। क्योंकि हमने जो पढ़ा, जो सीखा, उसी को हम जानते हैं, उसी को सच मानते हैं, तो वो समस्या बनी हुई। आज की डेट में एक जो प्रकरण चल रहा है, थोड़ा मैं उस पर बात करना चाहता हूं। जो बात नूपुर शर्मा ने कही, कोई ये नहीं कह रहा है ये जो नूपुर ने कहा ये गलत कहा। कोई ये नहीं कह रहा है कि नूपुर ने जो बात कही है कहीं लिखी नहीं है। कोई ये नहीं कह रहा है कि नूपुर ने ये बात पहली बार कही। जो बात नूपुर शर्मा ने कही, जाकिर नाइक पिछले 25 साल से वही बात कह रहा है। जो बात नूपुर शर्मा ने कहा वो तो 50 मौलाना है, 50 मौलाना। जो बात नूपुर शर्मा ने कही, हर मदरसे में वही बात पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है। और नूपुर ने तो एक बार कहा, माफी मांग लिया, फिर भी कह रहे हैं सरतन से जुदा FIR करो, गिरफ्तार करो। ये 50 सैकड़ों मौलाना वही बात पिछले 25-30 साल से कह रहे हैं, एक भी बार माफी नहीं मांगी, उनके खिलाफ कोई FIR की बात नहीं कर रहा है। इतना बड़ा दोहरा मापदंड आप कभी कल्पना कर सकते हो? इतना बड़ा पाखंड। एक लड़की, एक बिटिया ने कहा, माफी मांग लिया, तब भी माफ करने के लिए तैयार नहीं। सैकड़ों लोग उसको सैकड़ों बार कह चुके हैं और माफी नहीं मांग रहे, फिर भी कह रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। हमें इस पाखंड को समझना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा इस समय आप कल्चरल वार हो रहा है। इस कल्चरल वार से कुछ न कुछ निकलेगा, लेकिन कल्चरल वार से क्या निकलेगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि हम सब कितने उसके लिए अलर्ट हैं, कितने समझदार हैं, और कितने हमारे पास फैक्चुअल जानकारी है, और कितने हम उसके लिए आगे के लिए तैयार हैं। आपने खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ होगा, खिलाफत आंदोलन सुना होगा ना। खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ था, 1920 में पीक पे आया, 1921 में और पीक पे आया, 1922 में और पीक पे आया, फिर खत्म हुआ। लेकिन उस खिलाफत आंदोलन जो 1920-21 में पीक पे रहा, उसका नतीजा क्या निकला? 1947 में क्या हुआ? जोर से बोलिए जरा। 1920 में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ और बंटवारा कब हुआ? 1947। ये 2020 में खिलाफत आंदोलन शुरू हो चुका है। ये 2020, 2021, 2022 जो कुछ हो रहा है, ये खिलाफत पार्ट 2 हो रहा है। मैं खिलाफत पार्ट 2 इसलिए कह रहा हूं, कहते नहीं जिसको झगड़ा करने का मन है वो कुछ न कुछ उसको बहाना चाहिए झगड़ा करने का। कुछ भी करो, मैं झगड़ा करूंगा। अदरवाइज ये जो तनाव फैला हुआ है, तनाव का तो मतलब ही नहीं होना चाहिए था।
जो बात नूपुर ने कहा उसको सैकड़ों लोग कह चुके हैं, जो बात नूपुर ने कहा वो किताब में लिखा हुआ है। या तो उस किताब को कहो किताब गलत है, या तो उन मौलानाओं के खिलाफ पहले FIR कराओ, जाकिर नाइक के खिलाफ FIR कराओ। देवबंद के, बरेली के, जो भारत के पूरी दुनिया के मौलाना वही बात रोज रोज कहते रहते हैं, उसको उनके खिलाफ FIR कराओ। वही बात मदरसों में पढ़ाई जा रही है, मदरसे के उनके जो टीचर है उनके खिलाफ FIR करो। वो नहीं करना। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये जानबूझ के पूरे देश में जो राहुल गांधी कह रहे थे आग किरोसिन छिड़का गया है, ये वास्तव में किरोसिन छिड़का गया है और जानबूझ के एक तरीके से ये खिलाफत पार्ट 2 शुरू कर दिया गया है। इसमें बचने की जरूरत है। बहन जी क्या कह रही है सलूशन? अभी तो डेवलप कर रहा था मैं प्रॉब्लम को, अब मैं आ रहा हूं सलूशन पे। इस देश में कानून है, उसका नाम है राइट टू एजुकेशन एक्ट। सबने सुना होगा राइट टू एजुकेशन एक्ट। उस कानून में एक शब्द जोड़ दिया जाए, एक शब्द, इक्वल, तो क्या कानून क्या बन जाएगा? जरा बोलो बच्चों, क्या बनेगा कानून? राइट टू इक्वल एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन एक्ट है, सब लोग जानते हो, सब लोग जानते हैं भैया, शिक्षा अधिकार कानून। उसमें एक शब्द जोड़ दिया जाए इक्वल, तो वो बन जाएगा राइट टू इक्वल एजुकेशन, यानी समान शिक्षा का अधिकार। उसमें पढ़ने की उम्र है 6 से 14 साल, उसको बढ़ा के कर दे 6 से 18। 18 का मतलब 12वीं तक। CBSE खत्म करो, ICSE खत्म करो, मदरसा बोर्ड खत्म करो, सारे बोर्ड खत्म कर दो। जिस तरीके से 40 तरीके के टैक्स को मिला के आपने GST लागू कर दिया माननीय प्रधानमंत्री जी, उसी तरीके ये 40 तरीके के शिक्षा बोर्ड जो है इनको खत्म करिए। राइट टू एजुकेशन को राइट टू इक्वल एजुकेशन बनाइए। इसमें पढ़ने की उम्र 6 से 14 साल करिए। बंगाल का बच्चा बंगाली में पढ़ेगा, गुजरात का बच्चा गुजराती में पढ़ेगा, महाराष्ट्र का बच्चा मराठी में पढ़ेगा, तमिलनाडु वाला अपना तमिल में पढ़ेगा, आंध्रा वाला तेलुगु में पढ़ेगा, सब अपनी अपनी भाषा में पढ़ेंगे, लेकिन सिलेबस और कंटेंट एक होना चाहिए। यही इसका समाधान है। नहीं तो आप ये देख लीजिए, दुनिया में आपको 3 तरीके के देश मिलेंगे। एक देश बिल्कुल शांत, एक देश भारत जैसे आग जल रही है लेकिन अभी धुआं चल रहा है, अभी सुलगा नहीं है। तीसरा आपको देश मिलेगा जहां आग लग चुकी है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, सीरिया, यमन, इराक, ईरान और आपका उज्बेकिस्तान, बलूचिस्तान, हाँ दुनिया भर के और देश। इनमें आपको एक ध्यान से सोचिए, जिन देशों में मदरसा नहीं है, कोरिया, जापान, सिंगापुर, उन देशों में बिल्कुल शांति है। जिन देशों में थोड़े से मदरसे हैं वहां थोड़ी सी अशांति है। फ्रांस बीच में गला काटा गया, उसके बाद शांत है। इंग्लैंड बीच बीच में हुआ। जिन देशों में मदरसे पर्याप्त हो चुके हैं वो अशांत है। आप ये देखिए कि पाकिस्तान में जब हिंदू खत्म हो गए, कोई नहीं बचा, तब पता कहां बम फूट रहा है? सिया की मस्जिद में बम फूट रहा है, अहमदिया की मस्जिद में बम फूट रहा है। तो बम फोड़ना एक ट्रेनिंग है, एक साइकोलॉजी है, बम फोड़ना है। भाई जब आप बच्चे को ये सिखा दोगे कि जब तक एक भी काफिर है तब तक जन्नत, कयामत की रात नहीं आएगी। ध्यान से समझिए, जब तक एक भी काफिर है तब तक कयामत की रात नहीं आएगी। जब तक कयामत की रात नहीं आएगी तब तक जन्नत और जहन्नुम का फैसला नहीं होगा। तब तक आप कब्र में ऐसे ही पड़े रहोगे, ये डिसाइड नहीं होगा आपको जन्नत जाना कि जहन्नुम जाना। अब जब तक जन्नत नहीं जाओगे तब तक केसर की शराब नहीं मिलेगी, दूध की नदी नहीं मिलेगी, 72 हूर नहीं मिलेंगी, फूलों का गद्दा नहीं मिलेगा। ये फिलॉसफी अगर बचपन में बच्चे को डाल दिया गया तो वो तो पूरी जिंदगी का उसका टारगेट हो जाए, कैसे भी कयामत की रात आए, बस कयामत की रात आ जाए, कयामत की रात आ जाए, कयामत की रात आ जाए। और फिर उसको बता दिया कयामत की रात ऐसे नहीं आएगी, जब तक एक भी बचा है काफिर तब तक कयामत की रात नहीं आएगी। तो स्वाभाविक सी बात है, वो सोचे कि चलो यार 2-4 काफिर मैं भी खत्म कर लूं। और जब ये भी बता दिया कि आपने काफिरों को कन्वर्ट कराया तो जन्नत जाने के जितने पैरामीटर है उसमें 10 पॉइंट, 15 पॉइंट या 20 पॉइंट, मान लो 100 नंबर चाहिए जन्नत जाने के, तो 10 नंबर कन्वर्जन का भी है। तो यार चलो 10 लोग कन्वर्ट भी करा दूं।
नहीं तो धोखा दे के कन्वर्ट करा दूं, नाम छिपा के कन्वर्ट करा दूं, अपना तिलक लगा के कन्वर्ट करा दूं, माला पहन के कन्वर्ट करा दूं। चल रहे ना दुनिया भर के पहचान छिपा छिपा के। तो जब ऐसी ट्रेनिंग बचपन में दे दिया तो आपको लगता है कि बिना उन स्कूलों के बंद किए शांति आ सकती है? जरा जोर से बताइए, शांति आ सकती है क्या? कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं गुरुकुल खोल दीजिए, आप भी गुरुकुल खोलिए। मैं भी कलकत्ता में था, बड़े बुद्धिजीवी लोग थे, वो बोले कि भाई ठीक है, अगर वो नफरत सिखा रहे हैं आप भी गुरुकुल खोलो। हमने कहा भैया ये बताओ कौन सी किताब है तुम्हारी जिसमें नफरत सिखाई जाती है? अरे गुरुकुल में तुम वेद पढ़ाओगे, वाल्मीकि रामायण पढ़ाओगे, गीता पढ़ाओगे, रामचरितमानस पढ़ाओगे, नफरत कहां से सिखाओगे? चारों वेद क्या कहेंगे? वसुधैव कुटुंबकम। हमारे रामायण क्या कहेंगे? सर्वधर्म संभाव। हमारे वेद पुराण में कहीं हिंदू शब्द लिखा है क्या? वो तो कहता है इंसान बनो, इंसान बनो, अच्छे मनुष्य बनो, इंद्रियों पे कंट्रोल करो, सबको भगवान के तरीके मानो, सामने जितने मनुष्य हैं सब में आत्मा है, वो आत्मा भगवान स्वरूप है, सबको भगवान मानो। तो आप ये कैसे कह रहे हो कि नहीं मदरसे के आप काउंटर गुरुकुल? मदरसे का काउंटर गुरुकुल नहीं है, मदरसे का काउंटर मदरसा ही है, मदरसे का काउंटर मदरसे को बंद करना ही है। तो जब तक भारत में, चूंकि सारे बुद्धिजीवी बैठे हैं, सोशल मीडिया पे भी हैं, ये 3-4 जगह रिकॉर्डिंग चल भी रही है, हमारे मित्र लोग अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये कल तक सब यूट्यूब पे आ भी जाएगा। तो जब तक आप मदरसे को बंद नहीं करेंगे और भारत में समान शिक्षा लागू नहीं करेंगे, तब तक इस देश में शांति नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। मैं आपको लिख के दे देता हूं। दूसरा, इस देश में एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है जनसंख्या विस्फोट की। लेकिन जब भी जनसंख्या, मेरी पीआईएल चल रही है, जनसंख्या नियंत्रण कानून की सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, समान शिक्षा की भी चल रही है, मैं उतनी बात करता हूं जितनी मेरी पीआईएल चल रही है, उसके ज्यादा मैं जाता नहीं, उतनी बात करता हूं। जनसंख्या नियंत्रण कानून की मेरी पीआईएल चल रही है, जिसमें मैंने ऑन रिकॉर्ड एफिडेविट पे सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि हमारे पास जमीन दुनिया की 2% है, पानी हमारे पास दुनिया का केवल 4% है और जनसंख्या दुनिया की 20% हो चुकी है। जनसंख्या कितनी हो गई दुनिया की? जोर से बोलिए, कितनी हो गई? अरे भैया 130 करोड़ आधार बन गए कि नहीं बन गए? बन गए ना। आधार जिंदा लोगों का बनता है, जरा बोलिए जोर से, आधार जिंदा लोगों का बनता है। इसका मतलब 130 करोड़ तो जिंदा लोग हैं। 100% आधार बना नहीं है, 20% लोगों के पास आधार आज भी नहीं है, तो 130 करोड़ जिंदा, 130 करोड़ आधार वाले, 20% बिना आधार वाले, टोटल कितना होगा? 150 करोड़ हो गए नहीं हो गए? तो संख्या के मामले में एक्चुअली हम चाइना से आगे निकल चुके हैं। वैसे कहते हैं कि हमारी जनसंख्या 142 है, चाइना की 144 है, हमें 2 करोड़ पीछे दिखाया जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हम चाइना से आगे निकल चुके हैं। और चाइना का 144 का मतलब 144 क्यों? क्योंकि चाइना में जनगणना कराने की जरूरत नहीं है। चाइना में 100% बच्चे सरकारी हॉस्पिटल में पैदा होते हैं, 24 घंटे के अंदर उनका यूनिक आईडी जनरेट हो जाता है, तो 48 घंटे के अंदर सरकार को पता चल जाता है कि कल कितने बच्चे पैदा हुए। हमारे यहाँ तो आज भी मुश्किल से 60 या 70% डिलीवरी हॉस्पिटल में होती है। अरे 30% तो आज भी घर में होती है ना, उनका कोई आधार बनता है क्या? अरे वो तो जब अगली वाली जनगणना आती है तब पता चलता है कि एक्चुअल में कितने हुए। और हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल में पैदा हो भी रहे तो उनका कौन सा डे बाई डे आधार बन रहा है? आधार तो हमारे यहाँ तब बनवाते हैं जब कोई काम रुकता है, एडमिशन नहीं होता, बैंक में खाता नहीं खुलता, या कोई और सरकारी योजना का लाभ लेना होता, तब आधार बनवाते हैं। अदरवाइज कहाँ आधार बनवाते हैं? ये दिल्ली उल्ली में भले बनवा लेते हैं, मेट्रो सिटी, अदरवाइज आधार नहीं बनवाया जाता। आधार कोई काम रुकने भी बनवाया जाता है। अब आप ये बताइए, 2% जमीन पे दुनिया की 20% आबादी रह रही है, अराजकता फैलेगी कि नहीं फैलेगी? 4% पानी को दुनिया के 20% लोग मिलके पी रहे हैं, अराजकता फैलेगी नहीं फैलेगी? सरकार जब तक 2 करोड़ रोजगार देगी तब तक 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो जाएंगे। सरकार जब तक 2 लेन की सड़क बनाएगी, 4 लेन का ट्रैफिक सड़क पे आ जाएगा। सरकार जब तक 2 करोड़ घर बनाएगी तब तक 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाएंगे। लेकिन हमारे कुछ बड़े
ऐसे ऐसे अखबार हैं बड़े अच्छे अच्छे, बोले जी TFR 2.1 आ गया, TFR 2.1 आ गया, इसलिए इसकी जरूरत नहीं है, और इसलिए एजुकेशन दे दो, जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा। एक बहुत बड़ी पत्रकार है, 2G घोटाले में उनका नाम आया था, वो डीलिंग विलिंग कराती हैं, आप सबको पता होगा। एक बार मेरा इंटरव्यू कर रही थी, बोले जी एजुकेट कर दो तो जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगी। हमने कहा ये बताओ, बचपन से बताया जाता है हेलमेट पहनना जरूरी, हेलमेट पहनना जरूरी, अगर पुलिस आप हटा लो और रेड लाइट से कैमरा हटा दो, आधे लोग बिना हेलमेट के घूमेंगे। आप पुलिस हटा दो, रेड लाइट से कैमरा हटा दो, आधे लोग बिना सीट बेल्ट के घूमेंगे। बिना पुलिस के, बिना रेड कैमरे के लोग, जहां अपनी खुद की सुरक्षा है, हेलमेट पहनने से खुद की सुरक्षा है, हेलमेट नहीं पहनते, सीट बेल्ट नहीं लगाते, और आपको लगा जनसंख्या नियंत्रण कर लेंगे समझाने से। जहां वेल प्लान्ड तरीके से एक एजेंडे के तहत जनसंख्या विस्फोट किया जा रहा है, अनजाने में नहीं जाने में, जानबूझ के काउंसलिंग हो रही है, जनसंख्या बढ़ाओ, जनसंख्या बढ़ाओ। सरकार बनाने के लिए 30% जनसंख्या चाहिए, अभी 15% हुए हैं, जल्दी 30% करो, जल्दी 30% करो। भाई गवर्नमेंट बनाने के लिए 30% चाहिए होता है ना। तो जहां हर हफ्ते में एक दिन ये समझाया जा रहा हो जल्दी से जनसंख्या बढ़ाओ, हमें सरकार बनाना है, सरकार बनाना है, फिर हमें अपने अपने नियम कानून लागू करना है, वहां कोई बिना कानून के जनसंख्या नियंत्रण करेगा क्या? हाथ उठा के बोलिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है कि नहीं? जोर से बोलिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है। अब मान लो जनसंख्या लोग नियंत्रण कर रहे हैं तो कर रहे हैं, उनके ऊपर कानून लागू नहीं होगा। भाई जो रेड लाइट तोड़ता है उसी के ऊपर तो ट्रैफिक का चालान होता है। मर्डर वाला कानून है तो सबके ऊपर तो लागू नहीं होता, जो मर्डर करेगा उसके ऊपर लागू होगा। रेप का कानून है, सब पे तो नहीं लागू होता, जो करेगा उसके ऊपर लागू होगा। ट्रैफिक का कानून, जो ट्रैफिक तोड़ेगा उसके ऊपर लागू होगा। तो जो जनसंख्या विस्फोट करेगा उसको लागू होगा। फिर जनसंख्या विस्फोट का विरोध करना क्यों? लेकिन जब जनसंख्या विस्फोट की बात आएगी, नहीं 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 जी, ये तो हमारा राइट टू चॉइस का है। यहां रह रहे हो, सरकार को संभालना भी है, मतलब बेरोजगारी बढ़ रही है उसके लिए मोदी जिम्मेदार, गरीबी बढ़ रही है उसके लिए मोदी जिम्मेदार, कुपोषण बढ़े तो मोदी जिम्मेदार, प्रदूषण बढ़े तो मोदी जिम्मेदार, एयर पोल्यूशन के लिए मोदी जिम्मेदार, वाटर पोल्यूशन के लिए मोदी जिम्मेदार, और जनसंख्या विस्फोट नहीं 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 नहीं, ये तो हमारा अधिकार है। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा भाई, ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। मुझे लगता है इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है, और वो हमारे संविधान में भी है, हमारे संविधान में भी है। बिना उसके कुछ नहीं हो सकता। जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा तो बहुत सारी समस्याओं का अपने आप समाधान हो जाएगा। तीसरी एक बड़ी समस्या है, और 86,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं भारत में। चाइना में कितने पैदा हो रहे हैं? 46,000। जरा जोर से बोलिए, चाइना में कितने पैदा हो रहे हैं पर डे? और भारत में पैदा हो रहे हैं 86,000, 86,000। अमेरिका का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है। जरा ध्यान से समझिए, अमेरिका का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, उसकी जनसंख्या 33 करोड़ है, और पर डे 11,000 बच्चे पैदा होते हैं। अमेरिका में पर डे कितने पैदा होते हैं? 11,000। और भारत में कितने पैदा होते हैं? 86,000। जबकि अमेरिका का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है। चाइना का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है। चाइना में पैदा होते हैं 46,000, हमारे यहां पैदा होते हैं 86,000। ब्राजील का क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा, वहां पैदा होते हैं 8,000, हमारे यहां 86,000। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा, वहां पैदा होते हैं 1,000, हमारे यहां पैदा होते हैं 86,000। कनाडा का क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा, वहां पैदा होते हैं करीब 3,000 के आसपास, हमारे यहां पैदा होते हैं 86,000। मतलब जिन देशों का क्षेत्रफल हमसे 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना हो रहा है, वहां मैक्सिमम चाइना है जहां 46,000 पैदा हो रहे हैं, और हमारा क्षेत्रफल जो 1/3 है, अमेरिका का 1/3, चाइना का 1/3, ब्राजील का 1/3, कनाडा का भी लगभग 1/3, ऑस्ट्रेलिया का 1/3 से थोड़ा 1/3 से मतलब 2.5 लेस है। वहां इस तरीके की हो रही है। तीसरी, भारत की एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है घुसपैठ। भारत में पर डे
4 से 5 हज़ार घुसपैठिए रोज आ रहे हैं। मेरी PIL चल रही है, अगर आप गूगल करेंगे आपको डिटेल मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में PIL चल रही है। दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है, इतनी सेकुलर हो गई, जवाब नहीं दे रही। 2017 से PIL चल रही है। बंगाल नहीं जवाब दे रहा है। ऐसे कई सारे सेकुलर स्टेट्स हैं जहाँ से जवाब नहीं आ रहा कि उनको निकालना है नहीं निकालना। अब 86 हज़ार बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं और 4 से 5 हज़ार रोज आ भी रहे हैं, तो हो गए कितने? 90 हज़ार। 90 हज़ार हो गए ना भाई। 86 हज़ार यहाँ वाले, 4 हज़ार उधर वाले भी आ रहे हैं। और जो आ रहे हैं, अगर उनकी आपको जनसंख्या विस्फोट की स्पीड देखनी है तो एक बार रंगपुरी पहाड़ी जाओ, या आप जमुना जी का खादर में जाओ, आप एक बार बवाना जाके देखो, एक बार आप नरेला का जो झुग्गी वाला एरिया वहां जाके देखो। उम्र 30 साल बच्चे 10, उम्र 35 साल बच्चे 12। और देखना है सीलमपुर जाके देख लो, सीमापुरी जाके देख लो, गाजियाबाद आके देख लो, मेरठ के आके देख लो, मुजफ्फरनगर आके देख लो। 10 बच्चे, 12 बच्चे, 14 बच्चे, 18 बच्चे, 20 बच्चे तक तो मैं जानता हूं। यहाँ एक माता पिता को 20 बच्चे। ये सिचुएशन है। कहां से मोदी जी लाएंगे भैया इतना रोजगार? मोदी जी अपनी जान निकाल के दे देंगे तब भी बेरोजगारी खत्म नहीं कर पाएंगे। ये सिचुएशन है। तुम 20-20 बच्चे पैदा करोगे, चाहोगे मोदी तुम्हें मुफ्त का? अरे सिलेंडर भी बनाने की एक लिमिट है ना। मुफ्त में सिलेंडर दे रहे हैं, लेकिन गैस सिलेंडर तो मोदी जी दे देंगे, गैस कहां से आएगी? गैस महंगी होगी कि नहीं होगी जब इतना खर्चा, इतना परिवार बढ़ता चला जाएगा। मोदी जी मकान तो दे देंगे, लेकिन मकान कितने वाला देंगे? 1 कमरे वाला देंगे। तुम्हारे तो 20 पैदा हो गए, फिर 10 साल बाद होगा भैया और लाओ और मकान दो। कितने मकान देंगे? और मकान जब देंगे तो एयर पोल्यूशन बढ़ेगा, वाटर पोल्यूशन बढ़ेगा, नॉइज पोल्यूशन बढ़ेगा। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? जमीन तो हमारे पास तो नहीं है, मिट्टी कहां से इतनी आएगी? घुसपैठ बहुत ही खतरनाक समस्या हो चुकी है। लगभग जब मैंने 2017 में PIL फाइल किया था, उसमें 5 करोड़ घुसपैठी आ चुके थे। मैंने सुप्रीम कोर्ट पे एफिडेविट पे 2017 में जब मैंने PIL फाइल किया था कि भारत में, मैंने राज्यवार आंकड़ा दिया था कि 5 करोड़ घुसपैठी रह रहे हैं, लेकिन उनको पकड़ना, उनको निकालना इस समय लगभग नामुमकिन हो गया है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सर्बानंद सोनोवाल जी जो इस समय मंत्री हैं, आयुष मिनिस्टर हैं, पहले ये हमारे जैसे कभी कभी इनको भी वो भी PIL किया करते थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल किया, सर्बानंद सोनोवाल जी ने, कि असम में बहुत घुसपैठिया आ गए हैं। जब वो विधायक नहीं थे तब की बात बता रहा हूं। असम में आप NRC लागू करिए और घुसपैठियों को पकड़ के निकालिए। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, ठीक है भाई, असम में NRC लागू करो और यहां घुसपैठियों को आइडेंटिफाई करो। जैसे उन्होंने किया, और घुसपैठियों की पहचान हुई, कांग्रेस की सरकार थी, पहले राउंड में 45 लाख घुसपैठिए पकड़े गए। कितने? जोर से बोलिए, कितने? असम में, एक राज्य में। जब 45 लाख घुसपैठिए पकड़े गए, तत्काल इनका इकोसिस्टम बहुत तगड़ा है। ये 5-7 बड़े बड़े दिग्गज वकील उतारे गए, नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा। उसमें कोई भूतपूर्व गृह मंत्री है, कोई भूतपूर्व कानून मंत्री है, कोई भूतपूर्व शिक्षा मंत्री है, ऐसे मंत्री हैं सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। उसमें से 45 लाख में 2-4 में थोड़ी कुछ टेक्निकल गलती रही, वो वाली गलती दिखा के सुप्रीम कोर्ट आए, बोले साहब देखो ये जो पहचान की गई ये गलत है, देखो ये फला आदमी का ये कागज गलत, फला आदमी का ये कागज गलत। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने में साल भर, 1 साल लग गया। 1 साल में क्या हुआ, वहां खेल शुरू हुआ। पहले 2000 रुपए दिया, आधार बनवा लिया, एक डॉक्यूमेंट बन गया। कितने में? जोर से बोलिए, 2000। फिर 2000 रुपए दिया, आधार दिखाया, राशन कार्ड बन गया। 4000 में 2 डॉक्यूमेंट, आधार बन गया, राशन कार्ड बन गया। फिर 2000 पकड़ाया, बर्थ सर्टिफिकेट, 3 डॉक्यूमेंट हो गया। जब 3 डॉक्यूमेंट हो गया, फिर उन्होंने फिर 3,000 पकड़ाया। उस समय 2000 में ड्राइविंग लाइसेंस बनता था, अभी तो महंगा हो गया, 5000 रुपये रेट हो गया है। 2000 रुपये और पकड़ाया, ड्राइविंग लाइसेंस। और जब 4 डॉक्यूमेंट हो गया, आधार बन गया, राशन कार्ड बन गया, बर्थ सर्टिफिकेट बन गया, ड्राइविंग लाइसेंस बन गया,
फिर उन्होंने 2000 रुपये और पकड़ाया, वोटर आईडी। 5 डॉक्यूमेंट हो गए। जब तक ये सुप्रीम कोर्ट में दोबारा केस चल ही रहा था, इसी बीच घुसपैठियों ने 7-8 हज़ार रुपये खर्च करके 4-5 डॉक्यूमेंट बनवा लिए। एनआरसी क्या होता है? रजिस्टर आते हैं घर घर लेके, उस रजिस्टर में नाम लिखा जाता है। आते हैं अपने लेखपाल, पटवारी, जो क्लर्क लेवल के अपने कर्मचारी, वही आते हैं। दोबारा आए, उनको सबको फिर वो गांधी छाप दिया 2-2 हज़ार। भाई लोगों ने रजिस्टर में नाम भी जोड़ दिया। लेकिन वो इतने चालाक, इतने अलर्ट, वो लेखपाल पटवारी, उनको लगा कि ये 45 लाख घुसपैठिए हैं, इनका नाम जोड़ूंगा तो संख्या तो बढ़ जाएगी, हमको तो मेंटेन करना है पूरा बैलेंस। उन्होंने क्या किया, दिन भर में जितने घुसपैठियों का नाम जोड़ते थे उतने भारतीयों का नाम निकाल देते थे। भारतीयों ने तो पैसा दिया नहीं। आप अगर आपके घर पे कोई आए एनआरसी करने, आप पैसा दोगे क्या? जरा जोर से बोलो। नहीं। आप क्यों दोगे? आप कागज दिखा दोगे। घुसपैठियों ने क्या किया, दिन भर में मान लो एक लेखपाल या एक पटवारी ने 50 नाम जोड़ा तो 50 नाम निकाल दिया। वो घुसपैठियों का नाम रजिस्टर में जोड़ते गए, असम के लोगों का नाम निकालते गए। ये खेल हो गया और इसका नतीजा क्या हुआ, वो एनआरसी फेल हो गई। दोबारा फिर एनआरसी हुई। तब तक सर्बानंद सोनोवाल जी मुख्यमंत्री हुए थे, मुख्यमंत्री हो चुके थे। अब जिसकी पीआईएल पे ऑर्डर हुआ एनआरसी का, वो खुद ही मुख्यमंत्री हो गया। अब आप सोचो, क्या उन्होंने कोई कोर कसर छोड़ी होगी एनआरसी करने में? एनआरसी लागू करने में कोई गुंजाइश छोड़ी होगी क्या? अरे उनका दिल का मैटर था ना, उनके जज्बातों का मैटर था। फिर वही हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट भागे, फिर उसको 1 साल लिंगरान किया। तब तक कुछ लोगों ने पासपोर्ट भी बनवा लिया, कुछ लोगों ने खतौनी भी बनवा लिया, कुछ लोगों ने इसमें भी कर लिया, कुछ लोगों ने उसमें भी कर दिया, कुछ लोगों ने बैंक में खाता भी खुलवा लिया। स्थिति ये हो गई, जब दोबारा एनआरसी हुई तो जो 45 लाख थे वो आ गए 12 लाख, और 12 लाख में फिर डिस्प्यूट हो गया, क्योंकि 12 लाख में भी आधे भारतीयों का नाम आ गया। फिर वही खेल हो गया। हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा जनसंख्या विस्फोट के बाद करप्शन है। ये दिल्ली में ये जो कोरोना का टाइम आया है, ये कोरोना का टाइम हम सब के लिए तो मुसीबत वाला टाइम था, लेकिन घुसपैठियों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। दिल्ली सरकार ने क्या किया, बोला जिसके पास कोई राशन कार्ड नहीं है हम उसको भी राशन देंगे, और राशन नहीं देंगे बल्कि राशन कार्ड भी देंगे। इस कोरोना के टाइम में दिल्ली के जितने भी करीब मेरे रिकॉर्ड के हिसाब से 8 लाख घुसपैठिए भारत दिल्ली में रहते हैं, उन सभी घुसपैठियों को राशन कार्ड उपलब्ध करा दिया गया। अब उनके पास राशन कार्ड भी है, उनके पास आधार भी है, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है। आप कहाँ से एनआरसी लागू कर लोगे? आप सफल नहीं हो सकते। और जब सफल भी जैसे आप लागू भी कर लोगे तब तक लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे। इस देश में भारत और भारत की संस्कृति को बर्बाद करने के लिए लगभग 50,000 करोड़ हर साल खाड़ी देशों से हवाला के जरिए आ रहा है। कितना आ रहा है? जोर से बोलिए जरा। 50,000 करोड़ रुपए हवाला के जरिए आ रहा है खाड़ी देशों से। अभी एक नया मॉडल भी आ गया। एक नया मॉडल ये आया है कि जो लोग वहाँ पे नौकरी करते हैं, धोबी का, नाई का, इसका उसका जो काम करते हैं, उनको डबल सैलरी दी जा रही है। जैसे 1,000 उनको रियाल मिलना था, उनको 2,000 रियाल दिया जाता है। क्यों? बोले भैया देखो, तुम्हें साल में 12,000 रियाल तुम्हारी तनख्वाह हो गई, ये जो एक्स्ट्रा तुम्हें 12,000 दिया है ये तुम्हें फला जगह जाके देना है, फला मदरसे में देना है, फला मस्जिद में देना है, फला मौलवी में देना है। एक नया और भी फंडिंग का चैनल आ चुका है। अब उसको सरकार कैसे पकड़ेगी? वो कह रहा है हमारी जो धोबी काम कर रहा है, बोली हमारी 1,000 नहीं, हमारी तो तनख्वाह 2,000 रियाल है। तो एक भारत में ये जो बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें बन रही हैं, जो मज़ार बन कर रही है, बड़ी बड़ी दरगाहें बन रही हैं, बड़ी बड़ी मस्जिदें बन रही हैं, उसका भारत में से फंडिंग तो निकली रही है, लेकिन खाड़ी देशों से बहुत बड़ी फंडिंग आ रही है। दूसरा, कांग्रेस बड़ी होशियार है। मुगलों ने जो काम तलवार के दम पे किया था, अंग्रेजों ने वही काम कानून बना के किया, और कांग्रेस ने भी वही काम कानून बना के किया। कांग्रेस ने कई ऐसे कानून बनाए जो या तो लूटने के लिए बनाया या तो बांटने के लिए बनाया।
किसके लिए बनाया? या तो लूटने के लिए या तो बांटने के लिए, या तो वोट के लिए बनाया या तो नोट के लिए बनाया। जैसे 1991 का कानून बनाया, पूजा स्थल कानून, 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट, वैसे उन्होंने 2010 में एक कानून बनाया जिसको कहते हैं FCRA। कांग्रेस को लगा 2014 में शायद हम चले जाएंगे, वापस नहीं आएंगे, और वापस अगर हम नहीं आएंगे लेकिन हमारे जो पालतू लोग हैं इनका रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था चलती रहे, उनके रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करने के लिए उन्होंने कानून बना दिया FCRA, और 3 लाख NGO को FCRA का लाइसेंस दिलवा दिया। FCRA का मतलब आप विदेशों से फंडिंग ले सकते हैं। उस FCRA के जरिए लगभग 50,000 करोड़ रुपए हर साल आ रहा है। तो एक आपका हवाला के जरिए आ रहा है, एक FCRA के जरिए आ रहा है। इस देश में जिहादियों की फंडिंग हवाला से होती है, या तो FCRA या हवाला। कट्टरपंथियों की फंडिंग हवाला FCRA से, माओवादियों की फंडिंग हवाला FCRA से, कन्वर्जन कराने वालों की फंडिंग हवाला FCRA से, अलगाववादियों की फंडिंग हवाला FCRA से, ये जो मिशनरीज हैं इनकी फंडिंग हवाला FCRA से। बहुत बड़ी मात्रा में 1 लाख करोड़ रुपए बहुत कम नहीं होता, बहुत बड़ी अमाउंट होता है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा चर्च भारत में बन रहा है, जालंधर में। सिखों की धरती, जहां सिख पंथ शुरू हुआ सनातन धर्म को बचाने के लिए, आज वही राज्य सबसे बड़ा कन्वर्जन का सेंटर बन चुका है। जहां हमारे गुरुओं ने इतना बड़ा बलिदान किया सनातन धर्म की रक्षा के लिए, आज वही उन्हीं के नेक्स्ट जनरेशन कन्वर्ट होती चली जा रही है। क्यों? पैसा, इतना पैसा आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है। मुझे लगता है कि आप सब लोग बुद्धिजीवी हैं, आप सब लोग हमसे ट्विटर या फेसबुक पे जुड़े भी होंगे, शायद यूट्यूब से जुड़े होंगे, कहीं न कहीं जुड़े होंगे। ऐसी बातें तो मैं कहता रहता था, लेकिन मुझे लगा आज एक मौका मिला है। हालांकि टाइम काफ़ी हो गया, अब तो 7:40 हो गए हैं, बात को मैं अपनी कंप्लीट करने वाला हूँ, तो ये लगा आपसे चर्चा कर लूँ। और एक जो सबसे बड़ी बात जो हमारे परिचय में बताया गया कानून, इस देश को बर्बाद करने के लिए अंग्रेजों ने बहुत कानून बनाए, बहुत क्या बल्कि सारे कानून बनाए। उनको जब भी लगता था ये काम करना, कानून बना दो। और वो कानून क्यों बनाते थे? क्योंकि भारत के लोग गाय के तरीके होते हैं, बड़े डिसिप्लिन लोग होते हैं। इनको आप कानून बना दो और ये बता दो भाई देखो कानून ये कहता है कि ऐसे खड़े रहना है, तो खड़े हो जाएंगे, कभी कानून पे सवाल नहीं करेंगे। बस ये कह दो कानून में लिखा है टोपी पहनना है और ऐसे टोपी पहनना है, कभी सवाल नहीं करेंगे कानून बनाया क्यों। इस देश में जब 1857 की मंगल पांडे जी की क्रांति आई, मंगल पांडे जी का 1857 क्रांति सबको पता होगा, उस क्रांति को दबाने के लिए मैकाले ने सबसे पहला कानून बनाया 1860 में, उसको कहते हैं इंडियन पिनल कोड। और वो कानून आज भी भारत में चल रहा है। वो कानून इंग्लैंड में भी नहीं चलता, लेकिन भारत में चल रहा है। उनको लगा कानून बन गया, इनको लाठियों से पीटेगा कौन, अगला कानून बनाया 1861 में, जिसको पुलिस एक्ट कहते हैं, वो आज भी चल रहा है। उनको लगा कानून भी बन गया, लाठी से इनको लठैत भी मिल गए पीटने वाले, अब इनको सजा कैसे देंगे? सजा देने के लिए थोड़ा जज भी बनाने पड़ेंगे और गवाहों के बयान वयान भी थोड़ा फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। तीसरा कानून बनाया 1872 में, एविडेंस एक्ट। जज बना दिए अपने, पुलिस अपनी, कानून अपना, जज अपने, और कानून भी अपना, गवाहों के बयान कैसे लेने वो भी कर दिया। उनकी नज़र पड़ी नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में जो नागा हिल्स है, वहाँ बड़ी अच्छी अच्छी संजीवनी टाइप की जड़ी बूटियाँ होती थी। उनकी नज़र पड़ी अच्छा यहाँ पे बड़ी जड़ी बूटियाँ हैं, और उनको अपना एलोपैथी यहाँ थोपना था और यहाँ के आयुर्वेद सिस्टम को ख़त्म करना था। एक कानून बनाया 1873 में, बंगाल फ्रंटियर एक्ट, और ये बोला अब नॉर्थ ईस्ट में कोई जा ही नहीं सकता, बिना परमिट को कोई जाएगा नहीं। आज भी नागालैंड में आप जा नहीं सकते हो, आप नागालैंड में जाओगे परमिट लेना पड़ेगा। वो कानून आज भी चल रहा है, उस कानून को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। फिर इनको लगा जमीनों पे कब्जा कैसे करें, भारत में जमीन पे कब्जा करना है, जगह जगह चर्च बनाना है। उन्होंने बोला भाई देखो हमको यहाँ पे ऑफिस बनाना है, हमको एसपी ऑफिस, कप्तान ऑफिस, डीएम ऑफिस बनाना है। 1894 में कानून बनाया लैंड एक्विजिशन एक्ट। लैंड एक्विजिशन एक्ट, हम जमीन लेंगे और डेवलपमेंट करेंगे। पूरे भारत में आपको सिविल लाइन, दिल्ली में भी सिविल लाइन है, पूरे भारत में जितनी सिविल लाइन बनी है वो उसी कानून से बनी है, 1894 के लैंड एक्विजिशन एक्ट से। और जहाँ जहाँ सिविल लाइन मिलेगी वहाँ आपको
बड़े बड़े बंगले मिलेंगे लेकिन चर्च जरूर मिलेंगे। और वास्तविकता यह है कि जहां पे सिविल लाइन है वहां 80% मालिकाना हक चर्च के पास है। सिविल लाइन की जितनी जमीनें हैं मैक्सिमम, वहां पे जो मैक्सिमम शेयर होल्डर है वो चर्च है। हमारी पार्टी ऑफिस के पास, पंत मार्ग के पास आप जाके देखो, बहुत बड़ा कोने पे बना हुआ है। अध्यक्ष जी आपने देखा ही होगा, कोने वाला बना हुआ है, साथ वाला बना हुआ है। तो और उस कानून, सारा उन्होंने कानून बनाया, जमीन लिया, जहां 5 एकड़ चाहिए होता था 50 एकड़ जमीन एक्वायर कर लेते थे। 5 एकड़ पे डिप्टी अपना डीएम का ऑफिस और एसपी ऑफिस खोल दिया। 45 एकड़ या 40 एकड़ उठा के, क्या हो गया भैया, हाँ 40 एकड़, मैंने कहा अंग्रेजों का नाम लेते कट से कट गया ये। लैंड डिविजन की बात होते होते तो वहां से वो उसको निकाल दिया वो जमीन। इस तरीके से एक एक करके अंग्रेजों ने उन कानूनों को बदला। जब तक 1947 के पहले बने कानून खत्म नहीं होंगे तब तक इस देश में सुख शांति नहीं आ सकती, तब तक इस देश में समृद्धि नहीं आ सकती। एक व्यक्ति ने बोला, खुलेआम बोला, 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, हम हिंदुस्तान के हिंदुओं को खत्म कर देंगे। सुना आप लोगों ने? सुना? जरा जोर से बोलिए, कितने लोग देख सुना? सुना है, वीडियो अवेलेबल है। अब उसमें कोई सबूत में कमी है क्या अध्यक्ष जी? अरे उसने बोला, उसका वीडियो है, वो बाइज्जत बरी हो गया, नहीं हो गया? कानून दवा की तरीके काम करता है। मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। कानून किसकी तरीके काम करता है? दवा के तरीके। जैसे आप दवा खाओगे तो या तो बीमारी घटेगी या बीमारी बढ़ेगी, एज इट इज आपकी शरीर नहीं रहेगी। वैसे ही कानून या तो अराजकता को खत्म करता है या तो बढ़ाता है, या तो जिहाद को खत्म करेगा या बढ़ाएगा, या मजहबी उन्माद को खत्म करेगा या बढ़ाएगा, या तो भ्रष्टाचार खत्म करेगा या बढ़ाएगा, अलगाववाद खत्म करेगा या बढ़ाएगा, कट्टरवाद खत्म करेगा या बढ़ाएगा। यथास्थिति नहीं रहती। ये मेरे हाथ में। भाई क्या बात है, अंग्रेजी कानून की बात बार बार कट रही है। आप वहीं रहो जरा, ये इसको दिक्कत है। हाँ आ गया। आवाज आ रही है क्या? मेरे हाथ में अमेरिका का फेडरल पीनल कोड है, देख रहे हैं आप लोग? हाँ, ये अमेरिका का फेडरल पीनल कोड है। आवाज आ रही है? आवाज नहीं, अभी नहीं आ रही। तो हाँ, इसमें अपहरण करने पे मिनिमम 50 इयर्स की सजा है। अपहरण करने कितना है? 50 साल। भारत में इंडियन पिनल कोड जो चल रहा है उसमें अपहरण की मिनिमम 7 साल, मैक्सिमम 7 साल है। इंडिया में किडनैपिंग की मैक्सिमम कितना? 7 साल। अमेरिका में किडनैपिंग का मिनिमम कितना? आप बताओ, अमेरिका में अपहरण हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? अमेरिका में जो बात ओवैसी ने यहां बोला, ये बात अगर वो अमेरिका में जाके बोलता, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, सारे अमेरिका वालों को खत्म कर दूंगा, उसको कम से कम 100 साल की सजा होती। तो दोबारा कोई कहने की हिम्मत करता क्या? हमारे देश में इतनी हत्याएं हो गई, मैं 2-4 नाम आपको पढ़ के बताता हूं। अगर आप ये बताओ किसी हत्यारे को फांसी हुई क्या? मैं आपको एक बार जरा, चूंकि इतने लोग बलिदान दिए हैं, राजू की हत्या हुई, कृष्णा की हत्या हुई, जिहादियों ने मारा, मैं वो उन हत्याओं की बात कर रहा हूँ। शिवम की हत्या हुई, बादल की हत्या हुई, नीलेश की हत्या हुई, कमलेश की हत्या हुई, गंगाराम की हत्या हुई, डॉक्टर नारायण की तो दिल्ली में ही हुई हत्या हुई थी, रतन लाल की भी दिल्ली में हत्या हुई, अभिजीत की बंगाल में हुई, रामलिंगम की हत्या हुई, रिंकू शर्मा की भी दिल्ली में हत्या हुई थी, ध्रुव त्यागी की भी दिल्ली में हत्या हुई थी, चंदन गुप्ता की उत्तर प्रदेश में हुई थी, बंधु प्रकाश की हुई थी, रचित जाट की भी दिल्ली में हत्या हुई, अंकित शर्मा की भी दिल्ली में हत्या हुई थी, अंकित सक्सेना की भी दिल्ली में हत्या हुई थी, दिलवर नेगी की हत्या भी दिल्ली में हुई थी, हिना तलरेजा की हुई थी, ट्विंकल शर्मा की हुई थी,
किशन भरवाड़ का हुआ, कमलेश तिवारी का हुआ, निकिता राजपूत हुआ, किसी को फांसी हुई क्या? हुई किसी को? नहीं। अमेरिका में आप अगर मेरे ट्विटर हैंडल पे जाके देखेंगे तो मैं ट्वीट करता रहता हूं, अमेरिका में 1-1 लाख साल की सजा होती है। आदमी जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन दिमाग में टेरर रहे। उदाहरण के लिए किडनैपिंग की मिनिमम 50 साल है, मैक्सिमम आजीवन कारावास। वहां आजीवन कारावास को 100 कहते हैं। आपने एक आदमी को किडनैप किया तो 100 साल, 2 को किडनैप किया तो 200 साल, 3 को किडनैप किया तो 300 साल, 4 को किडनैप किया तो 4 साल, 5 को किडनैप किया तो 5 साल। तो अमेरिका में आपने 5 आदमी को किडनैप कर लिया घंटे 2 घंटे के लिए तो 500 साल की सजा हो गई। भारत में 5 को किडनैप कर लीजिए, 5 महीने रखिए तो भी मैक्सिमम कितना होगी? 7 साल। इसलिए अमेरिका में अभी 3 साल पहले एक व्यक्ति छूटा है, 20 साल बाद छूटा है, उसने 2 शर्ट चुराया था। क्या चुराया था? हाँ, लेकिन पहली बार उसको 5 साल की हुई, लेकिन चूंकि उसने रिपीट कर दिया तो उसकी सजा बढ़ गई, उसको 20 साल सजा हुई। 2 शर्ट चुराने पे 20 साल सजा। हमारे यहाँ तो 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हो गया, उसमें किसी भी 7 साल की नहीं हुई। 1,76,000 करोड़ के 2G घोटाले में किसी को आजीवन कारावास नहीं हुआ। 1,86,000 करोड़ के कोयला घोटाले में किसी को आजीवन कारावास नहीं हुआ। तो जैसे मैंने कहा ना, जितना कठोर दंड होता है, आप घर में भी देख लीजिए, जिस घर में जितना स्ट्रिक्ट आपका नियम कानून रहेगा वहां पे लोग ठीक ठाक से रहेंगे। अगर आप उनको छोड़ दोगे, कोई 5 बजे सो उठेगा, कोई 8 बजे सो उठेगा, कोई 10 बजे सो उठेगा, कोई 8 बजे ब्रेकफास्ट करेगा, कोई 15-12 बजे ब्रेकफास्ट करेगा, कोई ब्रेकफास्ट करेगा ही नहीं, कोई कुछ भी करेगा। एक डिसिप्लिन होनी चाहिए। जिस तरीके से सुरक्षित यात्रा के लिए जितना जरूरी है ड्राइवर, उतना ही जरूरी है गाड़ी। यात्रा सुरक्षित होने के लिए जितना जरूरी है ड्राइवर, उतनी जरूरी है बीमारी का इलाज करने के लिए जितना जरूरी है अच्छा डॉक्टर, उतने जरूरी है अच्छी दवाई। वैसे ही सुरक्षित देश के लिए जितना अच्छा शासक होना चाहिए, उतना ही अच्छा कानून होना चाहिए। अमेरिका में शांति बनी हुई है। क्या अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री से ज्यादा ईमानदार हैं? बताइए जरा। ज्यादा मेहनती हैं, ज्यादा देशभक्त हैं, तो वहां शांति क्यों है? हमारे यहाँ शांति क्यों है? अमेरिका में कोई किसी का गला नहीं काट रहा है, हमारे यहाँ क्यों गला काटा जा रहा है? चाइना का राष्ट्रपति क्या हमारे प्रधानमंत्री से ज्यादा मेहनती, ज्यादा ईमानदार, ज्यादा देशभक्त, ज्यादा राष्ट्रवादी है क्या? नहीं। तो वो जो घटनाएं भारत में हो रही, चाइना में क्यों नहीं हो रही है? जो घटनाएं भारत में हो रही है, सिंगापुर में क्यों नहीं हो रही है? जो घटनाएं भारत में हो रही है, जापान में क्यों नहीं हो रही है? जो घटनाएं भारत में हो रही है, वो आपके कोरिया में क्यों नहीं हो रही है? अंतर मैं बार बार कह रहा हूं, जहां कानून का राज है, वहां कानून अच्छा होगा तो राज अच्छा होगा। जोर से बोलिए, कानून अच्छा होगा तो, कानून घटिया होगा तो राज घटिया होगा। इसलिए भगवान की कृपा से हम लोगों को बड़े तपस्या के बाद एक महामानव मिला है, मोदी जी के रूप में। और इस महामानव के रहते ये बदलाव नहीं हुआ तो कभी बदलाव नहीं हो पाएगा। और इस महामानव के रहते ये बदलाव नहीं हुआ तो ये भी ध्यान रखिए, हमारी अगली जनरेशन, ये जो बच्चे बैठे हैं छोटे छोटे, इनका भविष्य बहुत ही असुरक्षित है। सांप आपके बेड के नीचे भी है, सांप मेरे बेड के नीचे भी है। मैंने नीचे झांक के देख लिया इसलिए मैं टेंशन में हूं, आपने नीचे झांक के देखा नहीं इसलिए आप आराम से सो रहे हैं। यही अंतर है। आशा करता हूं आज आप हमारी बातों से सहमत होंगे। सहमत नहीं भी होंगे तो हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, बोलने का अधिकार मुझको भी है। मैंने अपनी बात कही, फिर से मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, अपने मंच पे बैठे सब लोगों को प्रणाम करता हूँ।
बुद्धिजीवी सिविल के अपने अक्षय भाई को धन्यवाद देता हूँ, आपने बुलाया, फिर बुलाएंगे, फिर मिलेंगे, फिर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। एक बात और, भारत माता की जय किस पॉलिटिकल पार्टी के सभागार में लगता है? वंदे मातरम कहाँ होता है? जय श्री राम कहाँ बोला जाता है? बताओ। वंदे मातरम, भारत माता की जय जहाँ बोला जाता है उसको कहते हैं कम्युनल है। मतलब पाखंड भी आप देखो, जहाँ वंदे मातरम बोला जाता है, जहाँ भारत माता की जय बोला जाता है, कहते तो कम्युनल है, और जहाँ नहीं बोलते कहते मैं सेकुलर हूँ। ये स्थिति आ चुकी है। शेष आप लोग सद्बुद्धिमान हैं। एक सलाह है, जो लोग फेसबुक पे हैं, अगर आप लोग थोड़े अपने फेसबुक की मित्रों की संख्या बढ़ा ले तो अच्छा रहेगा। अगर आपको फेसबुक के जुकरबर्ग ने 5000 दोस्त बनाने के लिए छूट दिया है, उस छूट का फ़ायदा उठाइए, 5-5 हज़ार फ्रेंड बनाइए। अभी आपकी बात 1000 लोगों तक पहुंचती होगी, 5000 फ्रेंड हो जाएंगे तो 5000 तक पहुंचेगी। अगर मेरी ये सलाह ठीक लगे, सोचिएगा।